अभी तक हमने एंट्रोपी चेंज के बारे में पढ़ा कि एंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आइसोबारिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर में जो चेंज है वो क्या है, जीरो। यानी कि आपका प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर में चेंज है वो क्या है, आपका जीरो। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर गिवन अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम एब्जॉर्ब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट में चेंज आ रहा है, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम या रिलीज कर रहा है, वो किसके बराबर आएगा, एंथैल्पी में चेंज के बराबर, डीएच के बराबर। और एंथैल्पी क्या होती है, एनसीपी डीटी, ये हमें पता है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर गिवन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर आता है। ठीक है, तो हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, dq अपॉन टी होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर करा रहे प्रोसेस, तो dq कांस्टेंट प्रेशर पर आ गया। ठीक है, dq कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किसके बराबर हो जाएगी, एंथैल्पी के बराबर dh, तो dh अपॉन टी आ गया। और dh क्या है आपका, एनसीपी dt, एनसीपी और dt अपॉन टी आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम चेंज करा रहे हैं, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जा रहे हैं, तो एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब S1 से S2 जा रहे हैं और T1 से T2 जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे विद लिमिट S1 से S2 और T1 से T2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सीपी को यहाँ पे टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रखा है। ठीक है, सीपी को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, डेल्टा एस S2 माइनस S1 इक्वल टू एनसीपी एलएन T2 बाई T1। ये क्या आ गया आपका एंट्रोपी चेंज, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपका एंट्रोपी चेंज किसके बराबर आएगा, एनसीपी एलएन T2 बाई T1 के। और सीपी यहाँ पे क्या है आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह सेम आपका प्रोसेस है अगला, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, अब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट में चेंज होता है वो किसके बराबर आता है, इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो चेंज आएगा हीट में वो किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट में जो चेंज आ रहा है वो किसके बराबर आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनसीवी डीटी। तो वही एंट्रोपी के फॉर्मूले में क्या है, Q अपॉन टी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट में चेंज आएगा तो क्या आ जाएगा, D अपॉन डी टी, और डी क्या है मेरा, एनसीवी dt अपॉन टी। ठीक है, इसी का भी फिर सेम जो ऊपर करा था यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद लिमिट के साथ में, S1 से S2 और T1 से T2। इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू S2 माइनस S1 और एनसीवी एलएन T2 बाय T1। यहाँ पे भी आपको जो सीवी है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपको सवाल में पूछ ले भाई कांस्टेंट प्रेशर पे एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा, तो एनसीपी एलएन T2 बाई T1। कांस्टेंट वॉल्यूम पर एंट्रोपी में चेंज क्या आ रहा है, तो एनसीवी एलएन T2 बाई T1 आ जाएगा। तो बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी विथ चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम। टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों चेंज होने पर एंट्रोपी हमारे चेंज क्या आएगा। ठीक है, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है हमारा, ds इजिकल टू dq अपॉन टी, फिर क्या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था हमारा कि de इजिकल टू क्या आ रहा था, dq प्लस dw, और dw की जगह हमने क्या रखा था, माइनस पी डीवी। ठीक है, तो यहां से dq क्या आ जाएगा मेरा, de प्लस पी डीवी, ये आ गया मेरा dq। ओके, तो इस dq की वैल्यू हमने क्या यहां पे रख देता हूं, ds इजिकल टू de प्लस पी डीवी अपॉन टी। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और de अपॉन टी प्लस पी डीवी अपॉन टी। ठीक है, तो वी नो दैट के आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से प्रेशर क्या आ जाएगा, एनआरटी बाय वी। तो प्रेशर की जगह आप क्या रख दो, और क्या जानते हैं कि डीई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन सीवी डी। ठीक है, तो डीई की जगह क्या रख देता हूं, एन सीवी डी अपॉन टी, और प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, एन आर टी डीवी अपॉन वी, और एक टी है यहाँ पे ऑलरेडी नीचे, टी से टी ये कैंसिल आउट हो गया, तो डीएस क्या आ गया मेरा, एनसीवी dt अपॉन टी प्लस एनआर डीवी अपॉन वी, ये आ गया। अब वही सिस्टम कहां से चेंज हो रहा है, इनिशियल S1 से S2 में चेंज आ रहा है, और T1 से T2 में चेंज आ रहा है, और
V1 से V2 में, ठीक है। सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में ये चेंज आ रहे हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन। इंटीग्रेशन कर दो उसका यहीं पे, S1 से S2, यहाँ क्या आ जाएगा T1 से T2, और ये क्या आ जाएगा V1 से V2। उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा फिर, डेल्टा S NCV ln T2 बाय T1 प्लस NR ln V2 बाय V1। ये क्या आ गया, एंट्रोपी में चेंज। जब आपके टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, तब आपका एंट्रोपी में चेंज किसके बराबर आएगा, NCV ln T2 बाय T1 प्लस NR ln V2 बाय V1, ठीक है। अब एक अगला क्या आएगा, एंट्रोपी चेंज व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर इज वेरी। जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करेंगे तब एंट्रोपी में चेंज कैसे आएगा। तो आपको ये पता है कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग V2 बाय V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 बाय P2, ये लिख सकते हो आप, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और CV की जगह आपको क्या लिखना है, CP लिखना है। तो आपको क्या आ जाएगा, डेल्टा S इक्वल टू NCP ln T2 बाय T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। ये क्या आ गया आपका, एंट्रोपी में चेंज, एंट्रोपी चेंज व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके क्या कर रहे हो, वेरी। तो आपका इसका डेरिवेशन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है, तो ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या करना है, CV की जगह CP रखना है, और V2 बाय V1 की जगह क्या करना है, P1 बाय P2, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो क्या आ गया, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरी कर रहे हो तब एंट्रोपी में चेंज किसके बराबर आएगा, और जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरी कर रहे हो तब एंट्रोपी में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है, आ गया आपके पास फॉर्मूला आ गया तो एंट्रोपी के, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज विद चेंज ऑफ फेज के। फेज चेंज होने पे एंट्रोपी में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फेज चेंज का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, या लिक्विड से वेपर है, जैसे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या फेज चेंज हो रही है, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से वेपर में। तो जो फेज ट्रांसफर हो रहा है, फेज ट्रांजिशन के ऊपर एंट्रोपी में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। जब सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है तब एंट्रोपी में चेंज क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब सॉलिड से आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, सॉलिड को आपको लिक्विड बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, है ना। हीट दे रहे हो तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो क्या आएगा आपका, तो आपको क्या करना है, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रिवर्सिबली एट द फ्यूजन पॉइंट। भाई सॉलिड को लिक्विड में किस टेम्परेचर पे फ्यूज कर रहे हो, फ्यूजन करना है, तो उसको क्या बोलोगे, फ्यूजन टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट एट कांस्टेंट प्रेशर देन एंट्रोपी चेंज। कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक मोल सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हो, किस टेम्परेचर पर, फ्यूजन टेम्परेचर के ऊपर। तो एंट्रोपी में चेंज क्या बोलेंगे उसको, डेल्टा एस फ्यूजन। फ्यूजन हो रहा है तो फ्यूजन में एंट्रोपी चेंज क्या जाएगा, Q फ्यूजन अपॉन T फ्यूजन। ये क्या है, फ्यूजन टेम्परेचर आपका, और ये क्या है, हीट, कि आपने कितनी हीट दी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दी जाती है वो किसके बराबर आती है, एंथैल्पी में चेंज के बराबर। तो Q फ्यूजन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन। डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब क्या है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है। डेल्टा एच आपकी क्या है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी जूल पर मोल में आपको यूनिट दे रखी होगी, नहीं होगी तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा एच फ्यूजन कहते हैं कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां से आप एंट्रोपी निकाल सकते हो किसकी, फ्यूजन की, जब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पे एंथैल्पी आपकी क्या है, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आप हीट दे रहे हो, सॉलिड से लिक्विड करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच फ्यूजन आपका क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव। जब डेल्टा एच फ्यूजन पॉजिटिव आएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब आपकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंट्रोपी भी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो क्या मतलब हुआ कि फ्यूजन करने पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी हमें पता है कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। जब मैं रिवर्स जाऊंगा, लिक्विड से सॉलिड जाऊंगा, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीजिंग कर रहा हूँ, लिक्विड से सॉलिड आऊंगा। जब इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, लिक्विड से सॉलिड आऊंगा, तब क्या होगा, वो हीट रिलीज करेगा। लिक्विड से सॉलिड आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट रिलीज होगी, तो आपका डेल्टा एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो फ्रीजिंग के लिए एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब लिक्विड से सॉलिड आते हैं तो ये भी पता है कि लिक्विड से सॉलिड आने पे क्या हो रहा है,
जो रैंडमनेस है, जो डिसऑर्डर है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज, लिक्विड से वेपर जा रहे हैं तब भी आपको हीट देनी पड़ेगी, मतलब क्यू आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। जो गिवन अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं हम एट ए, ये भी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम 1 मोल सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबली कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड से वेपर के अंदर। ठीक है, किस टेम्परेचर पे करेंगे, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, टीबी, बॉइलिंग टेम्परेचर पर। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या आ जाएगा, क्यू वेपराइजेशन अपॉन टीबी, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट में चेंज आएगा वो क्या बोल देंगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, और टीबी क्या है आपका, बॉइलिंग टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो लिक्विड से वेपर कन्वर्ट, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो आपकी एंट्रोपी भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस है उसमें क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। यहां से भी आप देख सकते हो कि लिक्विड से वेपर में जाते हैं, वेपर की एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा ही होती है। अब वापिस आप उल्टा हो गए, वेपर से लिक्विड, यानी क्या कर रहे हो, कंडेंसेशन करा रहे हो। वेपर से लिक्विड आने को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बोल रहे हैं। तो कंडेंसेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट रिलीज होगी। भाई जब आपने लिक्विड से वेपर में दिया तब हीट देनी पड़ी, जब वापस उल्टा हो गया तो जितनी हीट दी थी उतनी तो आपको रिलीज करनी पड़ेगी, ताकि वापस वो आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो कंडेंसेशन के लिए क्या हो जाएगी, आपका डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, जब आप एक क्रिस्टलाइन फॉर्म को दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, एक सॉलिड फॉर्म से दूसरी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे सल्फर होता है, रोमिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन सल्फर की क्या है, आइसोटोप है ये, एक क्या कहते हैं कि, सॉरी आइसोटोप नहीं, तो क्या हो रहा है, वन क्रिस्टलाइन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए सॉलिड से बी सॉलिड में जा रहा है, लेकिन है वो क्या, सल्फर ही है। ए मेरा क्या हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर, ये क्या मोनोक्लिनिक सल्फर है। ठीक है, तो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा आपका, उसको क्या बोलेंगे, फेज ट्रांजिशन हो रहा है आपका। डेल्टा एच ट्रांजिशन क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी ट्रांजिशन। टी यहाँ ट्रांजिशन कौन सा है आपका, ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां से सल्फर की रोम्बिक फॉर्म से मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो आपकी डेल्टा एच ट्रांजिशन क्या हो जाएगी, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन। अब यहाँ पे जो जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांजिशन हो रहा है, सॉलिड से सॉलिड में ट्रांजिशन हो रहा है, तो आपको तो हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट रिलीज भी हो सकती है। तो वो आपको दे रखा होगा कि मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। पॉजिटिव में होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी, नेगेटिव में होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही होगी। तो ये क्या आ गया कि जब एक ये चेंज ऑफ फेज चेंज होने पे एंट्रोपी में चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ठीक है, अब इस पे सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द मेल्टिंग ऑफ 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है। तो आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है किसका, इन द मेल्टिंग ऑफ 1 kg ऑफ आइस। मतलब आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, मेल्टिंग कर रहे हो आइस का, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, उसके लिए आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया आपका, मेल्टिंग टेम्परेचर या फ्यूजन टेम्परेचर। आपको हीट ऑफ फ्यूजन मतलब डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है। ठीक है, और आंसर भी आपको किसने पूछा है, जूल केल्विन, केल्विन इनवर्स और केजी इनवर्स। तो डेल्टा एच फ्यूजन क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन। आपको क्या करना है, वैल्यू तो रखनी है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, टी फ्यूजन को किसमें रखना है, केल्विन में रखना है। केल्विन ने पूछा है आंसर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। वैल्यू रख के डिवाइड कर देना है। अब ये क्या था, ग्राम में आएगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप यूनिट कन्वर्जन कर देना। ठीक है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, कैलकुलेट द एंट्रोपी इंक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब भी क्या है आपका, कि एंट्रोपी में डिफरेंस। भाई डेल्टा एच क्या होता है, H2 माइनस S1। एंट्रोपी में इंक्रीज कब होगा, जब आप H2 माइनस S1 करोगे तभी तो पता चलेगा कि भाई कितना इंक्रीज आया। कैलकुलेट द इंक्रीज, इंक्रीज इसका मतलब भी क्या होता है, इंक्रीज पूछे या चेंज इन एंट्रोपी, एक ही वर्ड होता है। इंक्रीज कब आएगा, जब आपके पास H2 माइनस S1 करोगे तभी तो आपको पता चलेगा भाई एंट्रोपी इंक्रीज क्या है। तो एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब यहाँ पे क्या है कि एंट्रोपी में चेंज पूछा है, ना कि H2 पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो एंट्रोपी इंक्रीज इन इवेपोरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको क्या करा रहा है, वेपोराइजेशन करा रहा है किसका, वाटर का, मतलब लिक्विड से आपको वेपर में कन्वर्ट करा रहा है।
तो आपको ये वेपोराइजेशन यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर दे रखा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखी है, जूल पर ग्राम में दे रखी है, ठीक है। बट आपको आंसर किसमें आना चाहिए, जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। तो ग्राम इनवर्स को आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला भी तो इसका वही होगा, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग टेम्परेचर। अब वेपोराइजेशन दे रखा है आपको 225.9 जूल पर ग्राम दे रखा है, ठीक है। अब ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है आपको। तो मोल क्या होता है, ग्राम अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास होता है। मोल क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तब आपको मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब आप ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करते हो तो मोल आता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ग्राम इनवर्स है भाई, ये क्या है, जूल पर ग्राम है, ठीक है। अब ग्राम को आप मोलर मास से डिवाइड करोगे तभी तो आपका मोल इनवर्स आएगा, मोल आएगा। तो आप ग्राम की जगह क्या करोगे, इस ग्राम को मोलर मास से डिवाइड कर दो, मतलब जूल अपॉन ग्राम अपॉन मोलर मास करोगे तो मोलर मास क्या चला जाएगा ऊपर, ये पूरा क्या हो गया आपका मोल हो गया ना। तो आपको क्या जाएगा, जूल मोल इनवर्स। ये इसी को आप क्या बोल रहे हो, मोल ही तो बोल रहे हो। तो जूल अपॉन क्या आ गया आपका मोल, तो क्या आ जाएगा, जूल मोल इनवर्स। यानी कि अब ये मोलर मास कहां चला जाएगा आपको ऊपर, ये मोलर मास आ गया, ठीक है। इसी को तो आप क्या बोल रहे हो, मोल बोल रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं सॉरी, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, मोलर मास से डिवाइड करते हो। जब पर ग्राम दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, उल्टा, यानी कि मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। जब आप ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पर ग्राम है, तो पर ग्राम मतलब नीचे है ये, इसको आप मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा आपका। यानी कि जब पर ग्राम को आपको मोल में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपका ये डेल्टा एच है, इसको आप क्या करो, वाटर का मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। वाटर का मोलर मास क्या हो जाएगा, 18। तो 18 इंटू ये रख के नीचे टेम्परेचर से डिवाइड कर देना, ये आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज अकम्पेनिंग द फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करना है, 1 मोल वाटर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर है आपका, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है, मतलब आइस में कन्वर्ट करना है वाटर को। तो आपका एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि आपका जो वाटर है कहां पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको कहां जाना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस तक। यही बात हुई। आप यहां से सीधे तो जा नहीं सकते, बात यही हुई। आप यहां से डायरेक्ट तो जाओगे नहीं, तो डायरेक्ट आपको एंट्रोपी चेंज निकालोगे कैसे। तो आपको क्या करना, प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या होगा, पहले लिक्विड वाटर से क्या होगा, ये वाटर ऐसे लिख देते हैं इसको, लिक्विड 25 डिग्री सेंटीग्रेड से इसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। भाई पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, तो अभी भी क्या, लिक्विड ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे आपके एंट्रोपी में चेंज क्या आ जाएगा, आपको देखो 2 टेम्परेचर मिल गए, और जो ये कन्वर्जन हो रहा है भाई कांस्टेंट प्रेशर पर ही हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर पर ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे एंट्रोपी चेंज क्या होता है, NCP/ln T2/T1, यही होता है। फिर सेकंड क्या होगा, अब आप लिक्विड वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इसमें कन्वर्ट होगा, आइस के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई आप लिक्विड से सॉलिड तक जाना है, ठीक है, लिक्विड से आइस तक जाना है। तो पहले क्या होगा, लिक्विड 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड में आएगा वाटर। फिर लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आगे आपका क्या है, फेज ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे वाटर क्या है आपका, लिक्विड और सॉलिड में क्या है, फेज में इक्विलिब्रियम पर है, फेज ट्रांसफर आ गया आपका। तो डेल्टा एस क्या आ गया, यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, मतलब डेल्टा एच आपकी क्या आ रही है, डिक्रीज होगी ना। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यूजन या फ्रीजिंग।
लिक्विड से उसमें जा रहे हो तो डेल्टा एच फ्रीजिंग बोल दो आप उसे, ठीक है। क्या आ जाएगा, डेल्टा एच फ्रीजिंग अपॉन टी आपका क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर। अगला क्या होगा, अब आप क्या करोगे, आई से जो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इसमें जा रहा है ये आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पे भी अब यहां पे आपका कन्वर्ट हुआ है। अब यहां आपका इस प्रोसेस से क्या हुआ, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हुआ है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आपका एनसीपी, क्या आ जाएगा, एनसीपी ln T2/T1, ये आपका क्या आ गया, डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एस 1 हो गया, ये डेल्टा एस 2, ये डेल्टा एस 3 हो गया। बात आई समझ में कि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस तक जाना था, तो कैसे जाओगे, पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आएगा, दोनों लिक्विड है, तो यहाँ पे आपका एंट्रोपी में चेंज क्या आया, एनसीपी ln T2/T1, ठीक है, ऐसे आएगा। फिर क्या होगा, लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगा, तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड आपस में क्या आ गए, फेज ट्रांसफर हो गया, ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम में आ गए यहाँ पे दोनों में। फिर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आप क्या आ गए, 25 से लेके -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गए इन 3 प्रोसेस से। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एच 3 एनसीपी ln T2/T1, ठीक है। तो आपको डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन दे रखा है न कि फ्रीजिंग, फ्यूजन दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, माइनस में रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड से आइस में जाते हैं तो तब क्या करती है, हीट रिलीज होती है। लिक्विड से आप आइस में जा रहे हो तो हीट रिलीज करनी पड़ेगी, फ्रीजिंग में क्या होता है, हीट रिलीज होगी, तो आपको जो डेल्टा एच फ्यूजन यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, -6 किलो जूल मोल इनवर्स रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको हीट कैपेसिटी दे रखी है आइस की, मतलब ये दे रखा है सीपी, ये आइस का ही तो है, नहीं सॉरी आइस का ये है यहाँ पे नीचे, ये आइस का दे रखा है, यहाँ पे ये लिक्विड वाटर में है तो वाटर का आपको सीपी दे रखा है, हीट कैपेसिटी दे रखी है वाटर की, ये यहाँ रख दोगे 75, 36 आपको यहाँ रखनी है। अब आपको टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, डेल्टा S1, डेल्टा S2 और डेल्टा S3, तीनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा, कहां से कहां तक का, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस तक जाने का आपका टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वैल्यू तो पुट करनी है इसमें, आपका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एंट्रोपी चेंज, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं गेट में, और गेट में पूछे जाते हैं अक्सर, नेट में तो नहीं पूछेगा, गेट में इस तरह के सवाल पूछे जाएगा। नेट में करेगा तो वो इन तीनों को फॉर्मूला पूछ देगा, भाई कि इनका फॉर्मूला क्या आएगा आप बता दो बस, ठीक है। तो गेट में और आईआईटी जैम में इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर अलाउ है आपके। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, बस सवाल छोटा सा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहे हो तो कैसे जाना है आपको, पहले लिक्विड से लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड से सॉलिड में आएगा, फिर आइस से -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में जाएगा, ठीक है। आपको ये वैल्यू दे रखी होगी तो उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको जाना कैसे, क्या करना है, ठीक है। तो इसका आप सॉल्यूशन करना, तो आपका आंसर ये आना चाहिए। तो ये सवाल है जो लास्ट सिमिलर सवाल जो पिछला सवाल था उसके अकॉर्डिंग ही सेम वही सवाल है। वहां पे क्या कर रहे थे, लिक्विड से आइस में जा रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेपर से स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस में जा रहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पे भी आपका एंट्रोपी चेंज निकालना है, जो लास्ट में कैसे करा था वैसे का वैसे आपको यहाँ पे करना है। और लास्ट में जो सेकंड सवाल था जहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन था, वो कितना वैल्यू 225 2259.4 जूल पर ग्राम है, ठीक है। वहां पे 225.9 नहीं है, ये वैल्यू है। जो सेकंड सवाल है ना, वहां पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन। और जो हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन एंड सॉल्व प्रैक्टिस के अंदर जो लेक्चर 2 था, उसके अंदर जहां पे मैंने सारे फॉर्मूले लिखे थे, वहां पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, जो गलती से टेम्परेचर नहीं लिखा था मैंने, W रिवर्सिबल क्या आ जाएगा -nRT, वहां पे टेम्परेचर लिखना भूल गया था, तो -nRT ln V2/V1 लिखना है, और W रिवर्सिबल V2/V1 की जगह P1/P2 -nRT, तो आप वहां पे T ऐड कर देना, ठीक है। तो ये डेल्टा एंट्रोपी चेंज कैसे निकालता है, आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, ठीक है, और इस तरह के सवालों में फेज के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आगे होगा। सवाल सॉल्व करिएगा और आपका इसका आंसर निकालना, ठीक है। ओके, थैंक यू।